साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, सोशल मूवमेंट ग्रुप और राष्ट्रीय प्रचारक भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट को लेके। साथियों, आज जैसा कि काफ़ी सारे साथियों का सुजेशन आया था, एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करूंगा मैं और उम्मीद करूंगा कि एक वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सब तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया, यानी जनगणना, जाति आधारित जनगणना, उर्दू में जिसे हम मर्दमशुमारी बोलते हैं, वर्सेस हिंदू आइडेंटिटी। इस पे हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में जनगणना जो है, सेंसस जो है, वो ब्रिटिशर्स के एरा में शुरू हुई। वैसे तो 1836-37 में भी कुछ सेंसस हुआ, उससे पहले भी एक बार कोशिश की गई, मगर ऑफिशियली उनको ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं लिया गया, तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन 1865 में नॉन सिंक्रोनस सेंसस अंडरटेक किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसका अर्थ है कि मतलब पूरे भारत में एक साथ सेंसस नहीं हुआ, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह से जनगणना के आंकड़े जो हैं इकट्ठे करने शुरू किए, और 1865 से लेकर 1872 तक ये सारे आंकड़े जो हैं इकट्ठे किए जाते रहे। तो पहला जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस था वो 1865 से 1872 तक हुआ। ये कास्ट बेस भी था, बाकी सारी चीज़ें तो इसमें देख ही रहे थे, कास्ट बेस में एक बेस था। उसके बाद जो एक साथ पूरे भारत में सेंसस हुआ, जिसे हम सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं, वो 1881 में पहली बार हुआ, और उसके बाद लगातार हर 10 साल बाद होता चला गया। 1881 में जो हुआ वो WC प्लोडेन के सुपरविज़न में हुआ। सेंसस कमिश्नर बनाया गया, और उसके बाद ये हर 10 साल के बाद 91 में, 1891 में, फिर 2001 में, 1901 में, 1911, और ये चलता रहा। 1949 के बाद यही सेंसस जो है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उनके सुपरविज़न में होने शुरू हो गए, और 1951 ऑनवर्ड्स, 51 के बाद 61, 1971, 81 और 10-10 साल के बाद ये सेंसस होते रहे। साथियों, सेंसस की क्या इम्पोर्टेंस है, सेंसस की क्या इम्पोर्टेंस है, ये पहले मैं समझना होगा। जब सेंसस किया जाता है तो उसका एक पर्पज़ होता है, और पर्पज़ बहुत बड़ा है। सेंसस में हम देखते हैं डेमोग्राफी, यानी पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेल रेशो कितनी है, फीमेल रेशो कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, किस एरिया में ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कहाँ कम है, डेमोग्राफी पूरा कंट्री का कैसा है, उस पर फोकस किया जाता है। उसके बाद उसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पूरी कंट्री में किन लोगों के पास है, कैसी पोजीशन है, इकोनॉमिक पहले कैसा था, 10 साल पहले क्या था, कौन से बिजनेसेस थे, कैसे काम थे, कौन से बंद हो गए, कौन से नए शुरू हो गए। तो पूरा एक इकोनॉमिक डाटा जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लिटरेसी कितनी है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 1872 में कितने थे, 1881 में कितने थे, 91 में कितने थे। तो लिटरेसी ऐसे हर 10 साल बाद फिर हम कंपेयर करते हैं लिटरेसी कितनी है। फिर हम देखते हैं एजुकेशन और एजुकेशन लेवल लोगों का, उसका रिकॉर्ड बनता है पूरा, कितनी पॉपुलेशन है, कितने मैट्रिकुलेट है, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सब। फिर देखते हैं कितने लोगों के पास घर हैं, कितने लोगों के पास हाउसिंग अम्यूनिटीज़ हैं, जैसे कितने लोगों के पास टीवी हैं तो वो कौन से हैं, फ्रिज हैं या नहीं है, कूलर हैं या नहीं है, एसी है या नहीं है, जितनी भी अम्यूनिटीज़ हैं, गैस सिलेंडर्स यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है कुकिंग के लिए, या अभी कन्वेंशनल मोड ही चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं।
उसके बाद देखा जाता है अर्बनाइजेशन कितनी बढ़ गई, रूरल कितना घट गया, अर्बन कितना बढ़ गया। उसके बाद फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि बच्चे पैदा होने की रेट दर कितनी बढ़ गई, या मरने वालों की दर कितनी बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी देखा जाता है। फिर हम देखते हैं एससीज़ कितने हैं, एसटीज़ कितने हैं इंडिया में, कितने बढ़ गए, किस एरिया में कम हुए बढ़े। फिर कौन सी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, ये देखा जाता है। कितने लोगों का कौन सा धर्म है, किस एरिया में है, ये देखा जाता है। कितने लोग माइग्रेट कर गए भारत से बाहर या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, या कितने बाहर से भारत में आके बस गए, ये देखा जाता है। किस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं लोगों में, ये सब देखा जाता है। तो मोटे तौर पे हम बात करेंगे, बड़ा डिटेल में तो इस पर नहीं जा पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद उसका एक पर्पज़ रहता है, ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल डाउन की जाती है और उस पर चर्चा होती है, और फिर देखा जाता है कि किन लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान करने की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाता है। जैसे SC ST के सेंसस के आंकड़ों के बेस पर उनको फंड्स एलोकेट किए जाते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ खोलने के प्रावधान जो हैं वो बनाए जाते हैं, उनको लैंड इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करनी है, लोन्स देने हैं, सॉफ्ट लोन्स देने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। 1831 में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया 1972 से 1871 तक जो सेंसस हुए हैं उसमें अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस और टचेबल डिप्रेस क्लासेस लिखा जाता था, SC ST और OBC को, और रिलीजन के कॉलम में इनको नॉन मुस्लिम लिखा जाता था, क्योंकि इवन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी 1920 से पहले खुद को हिंदू तो मानते ही नहीं थे, तो हिंदू कोई लिखवाता ही नहीं था, और हमने तो कभी इस टर्म को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हालांकि 26 जनवरी 1950 को संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में हमें पहली बार हिंदू लिखा गया, मगर उसके बावजूद आज तक हमने अपने आप को हिंदू माना ही नहीं, क्योंकि SC ST OBC हिंदू है ही नहीं। आप इन्हें नास्तिक कह सकते हैं, आप इन्हें बुद्धिस्ट कह सकते हैं, और वैसे भी वेशभूषा से चाहे ये बुद्धिस्ट ना भी हों, मगर त्रिशरण पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन किया जाता है SC ST OBC के घरों में। आप जाके देख लीजिए, किसी ट्राइबल के परिवार में चले जाइए, किसी शेड्यूल कास्ट परिवार में चले जाइए, किसी OBC के परिवार में चले जाइए, तो पूरे के पूरे बुद्धिस्ट जो इनके ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है, उसको फॉलो करते हैं। तो ये कभी हिंदू थे भी नहीं, तो 1931 तक हिंदू नहीं लिखा जाता था। मगर जातियाँ उस वक्त क्योंकि रिकॉग्नाइज करवा चुके थे, ब्राह्मण हमारी बना चुके थे, थोप चुके थे हम पे, तो वो कास्ट बेस्ड सेंसस हमारा होता है। अब पूरे भारत में एक बवाल मचा हुआ है कास्ट बेस्ड सेंसस को लेके। मंडल कमीशन से पहले काका साहब कलेलकर कमीशन आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बना, कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, ताकि OBC को, यानी इस देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि 1931 के सेंसस में 52% है, 52%, और अब तो शायद 60% से भी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा बड़ी है, SC ST और इनकी बड़ी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तो पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं सकती, और हम में से जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी भी बढ़ी है, क्योंकि वो हम में से ही गए हैं और अच्छी पॉपुलेशन रही है। तो 1931 तक ये 52% थे, अब शायद 60% हों। एक बहुत बड़ा हल्ला बोल जो मूवमेंट है वो OBC की तरफ से चल रही, कि जैसे SC और ST की कास्ट बेस्ड सेंसस होती है, OBC की क्यों नहीं होती। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ OBC के भी कई लोग कहते होंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों करना है सेंसस, अल्टीमेटली सेंसस से फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब सेंसस होगा, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के सुपरविज़न में जो कानूनी तौर पर सेंसस होगा, और जैसा कि मैंने बताया उसमें डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन, हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़, फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, ऐसे उसके बाद लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन, डिसेबिलिटी, सारा देखा जाएगा। तो पता चलेगा कि OBC की टोटल जनसंख्या अगर 140 करोड़ में हम मान लें, 60% भी है, यानी 85 करोड़ के राउंड अबाउट भी है OBC की पॉपुलेशन। तो फिर ये देखा जाएगा कि इनमें कितनी एजुकेशन है, कितना इनका इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट हुआ है, कितना इनमें लिटरेसी बढ़ी है, कितनी इनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, कितने लोगों के पास घर हैं, कितने लोगों के पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, शासन में इनकी कितनी हिस्सेदारी है, प्रशासन में इनकी कितनी हिस्सेदारी है, न्यायपालिका में इनकी कितनी हिस्सेदारी है, मीडिया में इनकी कितनी हिस्सेदारी है। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में बताया,
बहुत नेग्लिजिबल हैं ये शासन प्रशासन न्यायपालिका और मीडिया में, बहुत नेग्लिजिबल। 60% आबादी और ज़ीरो कई जगह पे इनका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पार्लियामेंट में जॉब्स ले लीजिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, नेग्लिजिबल। बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे प्रोफेशन और जॉब्स एरियाज़ हैं जिनमें इनको बिल्कुल शून्य पे रखा गया। अब एक गुजरात का बानिया ओबीसी का लेबल लगा के रंडी रोना रो के सबके सामने मैं ओबीसी हूँ, पिछड़ा हूँ, दबा हूँ, कुचला हूँ। इस देश का 2014 में प्रधानमंत्री बन गया, 19 में फिर से बन गया, और इन 7 सालों में उसने क्या किया? ओबीसी को निस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। सिर्फ ओबीसी को ही नहीं, SC ST को भी। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने SC ST को तो जमकर अपोज किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी, फिर यहाँ आके मरण व्रत रखा। उसके बाद भी वो भी गुजराती बानिया था, मोड़ गांची बानिया, बिल्कुल नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह। SC ST को तो उसने जमकर अपोज किया था, मगर ओबीसी को उसने गले से लगा के मार दिया था, ये कहकर कि अपग्रेड योर कास्ट, डोंट डिमांड स्पेशल प्रोविजंस, लेट्स लिव टुगेदर। और सारी का सारा हिस्सा, सारी की सारी मलाई ओबीसी की वो खा गया था। वही मलाई सारी इस बार दूसरा गुजराती बानिया जो ओबीसी बनकर हमारे सामने बैठा हुआ खा गया। साथियों, पूछिए अपने आप से, क्यों बार बार वो कहता है मैं पिछड़ा हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्यों? और अगर वो ओबीसी होता तो राष्ट्रपति भवन में एक भी ओबीसी एम्प्लॉइज नहीं, एक भी ओबीसी एम्प्लॉय नहीं, पार्लियामेंट में एक भी ओबीसी एम्प्लॉय नहीं, कमिश्नर सेक्रेटरी, वो जो रैंक्स हैं सारे, सब जगह जीरो। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सब जगह जीरो। डॉक्टर्स इंजीनियर्स पहले जितने बन रहे थे अब 10% भी नहीं बन रहे ओबीसी। पूरे देश का शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया से ओबीसी खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। ये ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं और आप इसे ओबीसी समझते हैं। शेर की खाल ओढ़ कर अगर भेड़िया आ जाएगा तो शेर समझोगे उसे? अरे खाल उतार कर देखो, इस सियार का रंग धोकर देखो, ये कौन है अंदर से, इसका सही चेहरा निकाल कर देखो। ही इज ए यूरेशियन फॉरनर, ये आर्य है, विदेशी है, और हमारी खाल ओढ़कर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हिंदू का रोना रोकर ये पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, SC ST OBC हिंदू हैं, और हमने इनका ये कफन ओढ़ लिया, इसलिए OBC बनकर इसने हमें लूट लिया। क्यों नहीं बन पाया हिंदू धर्म किसी इंसान की पहचान? किसी को अगर आप नाम पूछेंगे वो कहेगा मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, तो हम समझ जाते हैं मुस्लिम है, आगे उसे कुछ नहीं पूछते। कोई सिख वेशभूषा में व्यक्ति हो, नाम पूछो, वो कहेगा सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, ज्ञानी फलाना सिंह, शमशेर सिंह, कुछ भी, और उसकी वेशभूषा और नाम पूछते हमें पता चल जाता है कि ये एक सिख भाई है। आगे हम कुछ नहीं पूछते। किसी को नाम पूछो, जॉर्ज, थॉमस, इस तरह से वो अपना नाम बता देता है, माइकल बता देता है, हम कहते हैं यार ये तो क्रिश्चियन है, आगे हम कुछ नहीं पूछते। मगर जैसे ही कोई अपना नाम बताता है, विजय, अजय, अशोक, या कोई फीमेल अपना नाम बताती है, गीता, सीता, रानी, प्रज्ञा, कुछ भी, मनु, तो हम पूछते हैं आप कौन होते हो? हम उसे हिंदू नहीं मानते। फिर हम आगे पूछते हैं कौन होते हो, और जब तक हम उसकी जाति, उपजाति, उसका गोत्र तक नहीं जान लेते तब तक हम नहीं रुकते। यानी हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्रातिशूद्र है। अगर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विदेशी आर्य है तो वहाँ पे ये लोग खुश हो जाते हैं, और अगर पता चल जाए कि शूद्रातिशूद्र है तो फिर ये हमें अपना घोर दुश्मन मानते हैं। और माने भी क्यों ना, मानना भी चाहिए। ये हैं हमारे घोर दुश्मन और हम भी इनके घोर दुश्मन हैं। बाबा साहब ने कहा था ना, जागृति का मतलब क्या होता है? असली दोस्त और दुश्मन की पहचान। तो कौन है हमारा असली दुश्मन? यही यूरेशिया से विदेशी आर्यन जो खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोलते हैं। 2 से 3 से 5 या 7% टोटल आबादी पूरे भारत में, और 93% हम SC ST OBC, और हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वगैरह। हिंदू शब्द आज तक किसी की पहचान नहीं बन पाया। क्यों? सोचिए ठंडे दिमाग से। आपका नाम पूछने के बाद जब तक वो आपकी जाति और गोत्र तक नहीं जान लेते, वो आपसे पूछते चले जाते हैं कौन हो। इसका मतलब हिंदू शब्द
किसी भी व्यक्ति की पहचान आज तक नहीं बन पाया। और वैसे भी ये हमें पर्शियन लोगों की दी हुई गाली ही तो है। देख लीजिए डिक्शनरी में काला चोर और क्या क्या लिखा है इसके बारे में। और ये ब्राह्मणों की मजबूरी थी 1920 में। उन्हें पता था अगले इलेक्शंस में इन लोगों के वोट इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर एक कफन उड़ाना होगा। और एक बना बनाया कफन, जो कि पर्शियन ने हमें वैसे ही नाम दे रखा था, या ब्रिटिशर्स ने हमें वैसे ही नॉन मुस्लिम्स को एक लफ्ज़ नवाज दिया था हिंदू, वो कफन हम पे उड़ा दिया और हमारी सारी चीज़ें उन्होंने छीन ली, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सब कुछ। तो साथियों क्यों नहीं होने देना चाहते ये सेंसस। अभी ट्विटर पे ओबीसी महासभा के आह्वान पे ये 50% से ज़्यादा ट्रेंड कर गया, कुछ दिन पहले की बात है, कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया जाए। अरे या तो जातियों को ख़त्म कर दो ना यार, कर दो ख़त्म पूरे भारत में जातियों का, अगर दम है तो आ जाओ, हम देखते हैं किसमें कितना दम है। रिटर्न में सबसे ज़्यादा नंबर ओबीसी लाता है, दूसरे नंबर पे SC ST है, तीसरे नंबर पे SC ST के साथ ही माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के नंबर हैं रिटर्न में। आप यूरेशियन विदेशियों के नंबर तो हम सबसे कम हैं। सबसे नालायक और घटिया लोग हो तुम। ये मेरिट के जो आप रोना रोते हो ना, जिस दिन खुल गया ना ये सारा मेरिट, ज़मीन दोज हो जाओगे, धराशायी हो जाओगे, ना लड़ सकते हो। आर्मी में भी जब आगे फ्रंट पे हम ही लोग होते हैं, तुम लोग तो कहीं जा भी नहीं पाते। ना तुम शासन प्रॉपरली चला पाए, ना प्रशासन, ना न्यायपालिका, ना मीडिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया तुमने। टोटल ज़ीरो हो तुम लोग, बिग फैट ज़ीरो। और हम लोग हर तरह से कर्मठ श्रमण संस्कृति के वारिस, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर तथागत गौतम बुद्ध अशोका से होते हुए आज तक हम लोग इस देश के निर्माता हैं। पूरा सब कुछ हम निर्मित करते हैं इस देश में, सारी प्रोडक्शन हम करते हैं। तुम तो हराम की खाने वाले हो, हराम खोर हो तुम लोग। इसलिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस जिस दिन हो गया और जिस दिन ओबीसी जागृत हो गया, जिस दिन ओबीसी ने यह कसम खा ली SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अपने भाइयों के साथ मिलकर कि एक भी वोट आज के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इनकी पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं देंगे, तो राजनीतिक तौर पर हम तुम्हें धराशायी कर देंगे। उसके बाद प्रशासन पे भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हम कब्जा कर लेंगे। न्यायपालिका पूरी की पूरी हमारी होगी, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट मुस्लिम मुंसिफ एंड इवन मिनिस्टेरियल स्टाफ, सब के सब मूल निवासी बहुजन होंगे। और मीडिया पे 99% तुम्हारा कब्जा है। जिस दिन हम अपनी पे आ गए फिर देखना हम क्या करेंगे। और जितना भी गदर तुम लोगों ने पिछले 70-80 साल में मचाया, चाहे कांग्रेस के रजीम में, चाहे भाजपा या कम्युनिस्टों के रजीम में, या लोकल रीजनल जो तुम्हारी मनोवादियों की पार्टियां उनके रजीम में, एक बार हमें वहाँ पहुँचने दीजिए, फिर हम बताएंगे कितने 20-100 होता है। सब कुछ हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग, हमें दबाने, कुचलने और बर्बाद करने के हर हरबे को तुम इस्तेमाल कर रहे हो। याद रखना, कुछ देर के लिए हम भी भूल जाएंगे कि संविधान क्या कहता है। संविधान के दायरे में रह के तुमने अगर काम नहीं करना है तो फिर जब हमारी बारी आएगी तो तुम्हारे प्रति हम भी कुछ देर के लिए संविधान को सस्पेंड कर सकते हैं। सेंसस की इम्पोर्टेंस समझो मेरे भाइयों, और अपने वोट की कीमत को जानो और अपने दुश्मन को पहचानो और एकजुट होकर आइए अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएं। वरना आज का इतिहास जब लिखा जाएगा तो हम सब के मुंह पे काली स्याही पोती जाएगी, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें हमसे ज़रूर पूछेंगी कि जब पूरा देश विदेशी आर्य बर्बाद कर रहे थे, बेच रहे थे, निस्तो नाबूद कर रहे थे, तो तुम क्या नामर्द थे, हिजड़े थे, क्या थे? अगर थे कुछ तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? आइए अपने अंदर की आग को जगाइए और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया और सभी साधनों संसाधनों को फिर से वापस ले लीजिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुकून से रह सकें, इन विदेशियों को खदेड़ कर यहाँ आराम की ज़िंदगी जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम,
जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।